ये आर्थिक संपदा का केंद्रीकरण ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको विकेंद्रित कैसे करना है, उसके लिए क्या योजना है, प्रबुद्ध प्रणेता ने स्पष्ट कहा। अस्थि भांति आनंद ये हमारे समाज का उद्देश्य है, समाज आंदोलन। पूरे भारतवर्ष में 44 ऐसे समाज है, 44। आपके टाटा नगर में शायद आमरा बंगाली है। हाँ, ऐसे सारे भारतवर्ष में 44 है और सारी दुनिया में 252। तो ये सारे समाजों की अलग अलग नीति है। ये राजनीति नहीं है, ये समाज नीति है। समाज नीति के अभाव में आज गरीब गरीब बनता जा रहा, अमीर अमीर बनता जा रहा है। अगर समाज नीति लागू हो जाएगी तो ये केंद्रित आर्थिक संपदा जो है विकेंद्रित हो जाएगी, सभी लोगों के हाथ में आ जाएगी। और ऐसी जो व्यवस्था होती है उसको कहते हैं आर्थिक प्रजातंत्र। प्रबुद्ध प्रणेता ने ये आर्थिक प्रजातंत्र की व्यवस्था हम लोगों को लागू करने के लिए आदेश दिया है। ये व्यवस्था कैसी होगी, आइए इसकी विस्तृत चर्चा सुनते हैं आचार्य रणधीर देव जी के शब्दों में। आचार्य रणधीर देव जी, माइक वो माइक नहीं काम कर तार आ सकता है तो ठीक है, तो वही चला। लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित विद्वत जन, भाई एवं पब्लिक में अगर मैं रहता तो कुछ दूसरे ढंग से बोलता। यहाँ सभी हमारे गुरु भाई बहन हैं, इसलिए मैं प्रौढ़ प्रणेता के संबंध में बाबा शब्द का भी प्रयोग करूंगा। आपको जानकारी होनी चाहिए इस राज, और आप ही को ही दुनिया को जानता है। महान मनीषी प्रौढ़ जन्मदाता को जेल दी गई और जेल से निकले पूरे विश्व से लोग आए हुए थे पाटलिपुत्रा में बाबा के दर्शन के। बड़ी भीड़ थी, शायद दूसरा या तीसरा दिन। उस जमाने की बात है, बिहार जिस समय की झारखंड में, बिहार में था। लाइन भाग दौड़ों से लाइन, बिजली का लाइन कट गया, खूब अंधेरा, अगस्त का महीना, झिमझिम बारिश का समय था। अंधेरी रात में बाबा के निवास का गेट खुलता है और बाबा के बॉडीगार्ड उस काल में विष्णुदेव जी थे, वो निकले और बड़े लंबे तौर से उस भीड़ पर एक फोकस मारे, रोशनी थी, और वो रोशनी मेरे सामने आती थी और उस रोशनी से उन्होंने इशारा किया तो मैं उनके पास। उन्होंने कहा कि रणधीर जी, गाड़ी आएगी बाबा की, आप हम गेट खोल देंगे, बैठिए। मेरा शरीर सिहरने लगा। मैं मेंटली फिजिकली किसी तरह से मैं तैयार नहीं था, तो भी की कृपा कोई बाबा की बात। बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं सुना पाऊंगा, उसका ये मंच नहीं है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य जो भी सिंपोजियम का ये मंच जिस विषय वस्तु को लेकर हुआ है उसकी चर्चा में बहुत सारी बातें। उन्होंने कहा
मैथिली में कहा, यहाँ बहुत सारे लोग मैथिली समझ जाएगा, अच्छा लगेगा आपको। बाबा ने कहा कि से जाने छो ना सीबीआई बताए है, और हमरा से पूछलक, हमरा कहलकै, बाबा अगर आप यह कह दे आई एम नॉट प्रोटेस्ट, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलेगी। तो बाबा बोले कि जाने छो की कह लिए, जानते हो मैंने क्या कहा? तो मैंने उनको मैथिली में कहा, तो आपने की कह दिया, आप क्या बोले? बाबा बोले कि मैंने इसे कहा कि तुम इसे छोड़ने की बात कहते हो, इसमें तो मैं और ऐड करूंगा। और उसके बाद बाबा को जहर दे, अर्थात यह प्रौढ़ धरती पर लागू न हो, प्रौढ़ का स्वरूप नहीं बने, इसलिए बाबा को आनंद मार्ग की स्थापना, अष्टांग योग साधना, आनंद मार्ग दर्शन, ये सब कारण नहीं था। कारण था एक अध्यात्म आधारित प्रौढ़ दर्शन की स्थापना पूर्व थी। तो आप समझें कि कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा राज छिपा है इस प्रौढ़। ये प्रौढ़ दर्शन के जन्मदाता जब उधर से लौट गया है, फिर से हम लोग लौट गया है, तो क्या बोले सुन। बाबा जब बाबा के साथ फिर तो गाड़ी रुकी, बाबा उतरे, हम भी उतरे, बाबा बैठे बरामदे पर। बाबा को व्हील चेयर पर बिठाया गया था, चूंकि बाबा को चलने में सुविधा होती थी, चूंकि बाबा का वो ये मचक गया था यहाँ डांट। तो मैंने पूछा था, बहुत सारी बातें हैं उस दिन का, तो मैंने पूछा कि बाबा सुन लिए कि अपने के डांट मचक गए, कहो साढ़े 4 साल तक बिछोड़े को पढ़ले रहो, एक बैग योजना उसलिए ना टकरा में मचे। तो बाबा को चेयर पर बैठा के बाबा बैठे, बाबा बोलते हैं, हम ठीक बाबा की चौकी के सामने बैठे, बाबा बोलते हैं, भूखे भजन न हो ही गोपाला। तो हम लोग एक साथ सभी लोग बोले कि ले लो अपनी कंठी मां। बाबा ने कहा तुम लोग ठीक कहा। सो दिस इज फर्स्ट टाइम ऑन दिस प्लेनेट देयर इज होली अलायंस बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड स्पिरिचुअलिटी। मानव इतिहास इस ग्रह पर पहली घटना है जब अर्थशास्त्र को अध्यात्म के साथ मणिकांचन संयोग किया। रघुनाथ एक्सप्लेन, रघुनाथ जी 15 मिनट पहले एक्सप्लेन। तो बाबा क्या कहते हैं कि भूखे भजन न हो ही गोपाल। भूख की ज्वाला में तड़पता इंसान अभाव में उसका भाव खत्म हो जाता है, अध्यात्म की प्रगति तो दूर की। बहुसंख्यक धरती के लोग आज गरीबी के चंगुल में त्रहमाम। पूंजीवादी व्यवस्था का एक मंच है ये नो, कि कभी कभी वो भी सही बात बोल देता है। अभी उसका एक आंकड़ा आया है कि धरती पर 78 करोड़ सम पॉइंट लोग भूखे, और इस भारतवर्ष में 22 करोड़ की आबादी तो भोजन की व्यवस्था, ये इन्हों का रिपोर्ट है। और कौशिक चटर्जी वर्ल्ड बैंक का सीनियर इकोनॉमिस्ट ने घोषणा किया है कि भारतवर्ष में 24% लोगों को कोई रोजगार नहीं। आप गाँव चले जाइए, ताश खेता में लगा, ऐसे बैठे में लगा, ऐसे
पड़ा नहीं। शहर में बेरोजगारों की भीड़ है। बिहार में कुछ दिन पूर्व 10,000 पुलिस सिपाही का बहाली का निकला। उसमें 10 से 11 लाख लोग फॉर्म भरा। 10,000 को नौकरी हुई और 9,90,000 को टाइटल। 18,000 बहाली निकला महाराष्ट्र में और 11 लाख से ज्यादा लोगों ने वहां फॉर्म भरा। उतना को नौकरी। ये तो जब कभी बहाली होता है तो उससे पता लगता है कितने बेरोजगार है। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो तो उसमें फॉर्म भी नहीं भर सकते। बाबा ने बड़ा आरक्षण पर बोला कि देखो जी, ये जो आरक्षण है किसके लिए है? जो पढ़ा और लिखा है। लेकिन स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो खिचड़ी खाकर चले आते हैं और बकरी चराते हैं, क्योंकि गरीबों का बैंक बकरी आफत विपद होता है तो उसी को बेचकर वह शादी विवाह करता है और बीमारी का इलाज करता है। वो पढ़ेगा नहीं तो उसको आरक्षण क्या? ये मजाक, ये दयनीय। आज भारतवर्ष में इतने अपराध, इतना छीना झपटी, इतनी आत्महत्याएं आजादी से लेकर आज तक रिकॉर्ड है कि 15 लाख किसानों ने आत्महत्या कर लिया। इसलिए उसके घर में अपने बाल बच्चों को खिलाने के लिए भोजन नहीं था, या नहीं तो कर्ज अदायगी के लिए उसके पास पैसा नहीं था। जिस देश के स्वर्णिम इतिहास को हमारे श्रद्धेय आदरणीय सत्य प्रधान जी ने व्याख्या की तो भारतवर्ष कभी सोने की चिड़िया कर रहा था। इतनी संपदा, इतनी उर्वरा शक्ति जिस भारतवर्ष के कोट में बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक खनिज संपदा, जिस भारतवर्ष की मिट्टी में केरल से लेकर कश्मीर तक कहीं नारियल का लहलहाता बाग, कहीं सेबों का बगान, कहीं अंगूर का पहाड़, कहीं गेहूं का पहाड़, इतनी उर्वरा गंगा ब्रह्मपुत्र की भूमि विश्व की सबसे उर्वरा भूमि है। लेकिन बरसात में पानी में डुबा रहता है और गर्मी में दरार। ये है वाटर। बाबा ने कहा एक बूंद पानी समुद्र में नहीं जाना चाहिए। जिस पानी के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक में युद्ध होता है पर अरबों की संपत्ति को लोग जला देते हैं पानी। इस देश में इतना पानी है कि हर व्यक्ति को घर में ऊपर का पानी पीने को मिलेगा और उस खेत को पानी मिलेगा। सिर्फ हिमालयी नदियां को समुद्र में जाने नहीं दिया जाए। और उन्होंने उसी दिन कहा कि जानते हो बड़े बड़े पाइप से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम लिफ्ट किया जाएगा, पानी को भेजा जाएगा दक्षिणी बिहार। उस समय दक्षिण बिहार बना, ये झारखंड था। झारखंड, दक्षिणी भारत, उन सारे राज्यों में जहां पानी का सुविधा। तो जिस देश में इतनी, और ये तो भौतिक संपदा, मानसिक संपदा। आज नासा में, आज अमेरिका में 30 से 35% टैलेंट, ब्रिलियंट लड़के हमारे यहाँ के हैं जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करता है। यूरोप, अमेरिका, यहाँ के सारे टैलेंट जो हैं वो यहाँ से ड्रेनेज हो जाते हैं बाहर। जिस देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक आज से 2,000, 2,500, 4,000 वर्ष पूर्व बौद्धिक संपदा में भारत का सिरमौर था। जब दुनिया में लोग बकरी चराता था उस समय यहाँ यूनिवर्सिटी खुला। जहां लोग भेड़ चराता था उस समय यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रखर था, जहां हजारों शिक्षाविद थे और विद्यार्थी। उस देश के क्या कार्य, बहुत लंबा इतिहास। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था,
यहाँ के आध्यात्मिक संस्कृति को, यहाँ के प्राण धर्म को ध्वस्त किया। हमें करना है एक नए सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आंदोलन का बिल्कुल। और जब तक इंसान का पेट नहीं भरा रहेगा, जब तक इंसान को सही लक्ष्य सामने नहीं मिलेगा, तब तक भारत का कल यह पीड़ा हम प्रोटेस्टों, तो वो कहते हैं कि यहाँ की गरीबी दूर करो। आप सुने होंगे कि भगवान बुद्ध की कथा है, एक शिष्य को उन्होंने भेजा के जाओ प्रचार करो। वो लौट गया कि प्रभु उसके पास जाते हैं, वो रोते रहता है, बिलखते रहता है। अब कहते हैं कि धम्मम शरणं गच्छामि, वो चुपचाप बैठा। क्या स्थिति थी? कहा कि पेट पकड़ के बैठा है, आपके संदेश देते हैं, कुछ नहीं सकता है। कहा कि जाके उससे पूछो कि भूखा तो नहीं है। तो आया, कहा भूखा है। कितना दिन का? 3 दिन से। जाओ भोजन की व्यवस्था, भोजन 3, 4, 5 दिन से भोजन की व्यवस्था, तब सुना। और कहते हैं उसे भोजन की व्यवस्था किया, सेवा किया गया, तब भगवान बुद्ध की वाणी को सुना और तब उनके रास्ते। आज धरती पर जो ये गरीबी है, हाहाकार है, मनुष्य मुक्ति चाहता है। प्राकृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में आजादी चाहता है। इन कष्टों से, इन विपदाओं से, इन व्यथाओं से मुक्त होना चाहता है। ये मनुष्य का स्वभाव। इस स्वभाव को जानकर एक अर्थनीति महान दार्शनिक प्रभात रंजन सरकार ही होती है इन व्यथाओं को। ये में बहुत सारी बातें हैं। आज विशेष रूप से आर्थिक व्यथा से मुक्ति के लिए उन्होंने जो कहा है, आर्थिक लोकतंत्र। आज पूरी विश्व में लगभग राजनीतिक लोकतंत्र है। इसके दो दो पक्ष, एक है उदारवादी लोकतंत्र, एक है समाजवादी। इस समाजवादी लोकतंत्र जैसे साम्यवादी व्यवस्था। लेकिन आज जो एक जमाने में कभी राजनीतिक समाजवादी लोकतंत्र के स्वरूप में रूस था, तो उदारवादी लोकतंत्र में आ गया है, पॉलिटिकल स्वरूप है। तो प्रौढ़ जनदाता कहते हैं यह जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र ने वोट का अधिकार, आप मत व्यवस्था, सत्ता पर, और इस वोट के माया जाल में उसको नई नई बातें बताता है। या हमको जब सत्ता में बैठेंगे हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इस मोह के जाल में, इस माया जाल में इंसान हर बार नए पार्टी को हाथ देता है और फिर वही स्वरूप, वही शोषण, वही अत्याचार। ये इस व्यवस्था को किसने लाया? इस व्यवस्था को लाया अभी का जो युग है, यह वैश्विक युग। हम कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट समझना होगा किस युग में हम हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जिस युग में भी हो, यह है वैश्विक युग। वैश्विक युग यह सर्वावस्था। और यह प्रवचन उनका पहला प्रवचन, उन्होंने पहला प्रवचन प्रौढ़ पर दिया है और दूसरा प्रवचन अध्यात्म, ओंकार तत्व, और पहला प्रवचन है समाज का करने की कोशिश। क्यों? उन्होंने कहा कि जब समाज भी बनेगा, जब इंसान की व्यथा को नहीं दूर की जाएगी, उसकी आर्थिक समस्या को दूर नहीं की जाएगी, ऐसे समाज के सामने धर्म की बात करना मजाक। तो लोग वो कहते हैं इस वैश्विक सामाजिक व्यवस्था में गरीब परिवार का मेधावी बच्चा अपनी मेधा को कुचलने के लिए बद्ध। ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस माया पक्षी के घोंसले को तहस नहस कर डाल। हो सकता है ऐसी व्यवस्था में 2, 4, 5 व्यक्ति परम पद को पा दे, इसे समाज। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास की पूर्ति की गारंटी देनी होगी, तब उसका मानसिक अधिकार। इसीलिए उन्होंने कहा यह जो राजनीतिक प्रजातंत्र है, यह भूखा है। इस 75 वर्ष की आजादी के दौर में हमने देखा कितना शोषण हुआ। सोने की चिड़िया आज
इस देश की जनता भूखी है, नंगी है, बेरोजगार है, हाहाकार है, तो व्यवस्था परिवर्तन। तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए हमें आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, और आर्थिक लोकतंत्र के 4 पहलू। पहला है प्रत्येक व्यक्ति को जुगानुकूल अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा की पूर्ति की गारंटी दी जाए। जुगानुकूल क्यों? अगर इस युग में मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा मोटरसाइकिल, तो युग जब परिवर्तित हो जाएगा तो हो जाएगा हेलीकॉप्टर प्रत्येक। तो युगानुकूल न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी। गारंटी का मतलब है संवैधानिक अधिकार, संविधान अधिकार है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए दूसरा पहलू कि प्रत्येक व्यक्ति का क्रय शक्ति का उत्तरोत्तर वृद्धि किया जाए, और इस क्रय शक्ति के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए उस क्षेत्र के कच्चे माल पर वहां उद्योग खोला जाएगा, उस क्षेत्र का कच्चा माल बाहर मिल जाएगा। क्षेत्र माना इकोनॉमिक जोन, आर्थिक। और ये जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग खुलेंगे, उसमें उस क्षेत्र के व्यक्ति को 100% रोजगार दिया जाएगा। मैं कुछ कह रहा हूँ प्लान, बाबा ने पूरी ब्लूप्रिंट सब लिख दिया है, कहाँ कहाँ क्या करोगे। हम एक एरिया का कहते हैं, आप रोमांचित। आज हमको सत्ता दे दे, आज हमारे हाथ में पॉलिटिकल पावर आ जाए, 3 महीना में हर के लिए भोजन की व्यवस्था, और साल से 2 साल के अंदर हर जगह उत्पादन सेंटर खोल के हर हाथ खोल। अब एक बात देखिए, जो भारतवर्ष विश्व का 5वां आर्थिक शक्ति बन गया है, लेकिन इसी देश की सरकार का कैसा नंगा स्वरूप है, सो देखिए। ये कहता है खुलेआम, व्यवहार में, भाषा में नहीं बोलता, व्यवहार में हमारे देश के अंदर 81 करोड़ जनता को खाने का उपाय नहीं है, इसलिए उनके हर घर में मैं 5 किलो अनाज मुफ्त में, मरे नहीं जीते। यह नंगा स्वरूप है। तो ये कहां गया पैसा? ये सारे के सारे पैसा सेंट्रलाइज हो गए हैं कुछ घराने में। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिपोर्ट है कि भारतवर्ष का 100 औद्योगिक घराना इस देश की पूरी आबादी को 20 साल तक बैठा दिया। 7 लाख करोड़ से ज्यादा संपत्ति है एक परिवार का, वो है मुकेश। बिहार का बजट है 2.5 लाख करोड़। संपत्ति तो कहीं गए दिखाई। तो अब इसी आर्थिक लोकतंत्र में आपको पता चल जाएगा कि संपत्ति कहाँ चला है। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति का क्रय शक्ति का उत्तरोत्तर वृद्धि करें। क्रय शक्ति क्या है? क्रय शक्ति का अर्थ होता है हमारे पॉकेट में इतना पैसा रहना चाहिए जिससे हम अपने न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति बाजार से खरीद सकते हैं। ये क्रय शक्ति, ये 5 किलो अनाज जो प्रत्येक व्यक्ति को हमारे केंद्रीय सरकार भेजती है, हमारा प्रोग्राम नहीं है। हम उसको स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार देंगे। करेगा, अपना कमाएगा, खुद खाएगा, स्वाभिमान से जिएगा। मैं भीख मांगा नहीं, मैं भीख मांग कर जीता। स्वाभिमान का जीवन देगा प्रो हर व्यक्ति को। तो कल कारखाना कैसे खुलेगा? कृषि प्रधान क्षेत्र और क्या कहते हैं नन एग्रीकल्चर एरिया, जैसे आप कहते हैं। अब हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र है, कुछ थोड़ा संक्षिप्त बताते हैं। यहाँ का आप जानते हैं, थोड़ा सा उसको हमारे यहाँ किसने रोजगार? हमारे यहाँ देखिए बांस होता है। हमारे एक जिला है, उसका नाम है सुपौल। सुप माने जानते हैं, माँ जानते हैं सुप?
तो जहां शुभ बनने का साधन है, हमारे यहाँ गांव का नाम है बस मिट्टी, वहां बांस से बांस सकता है, क्योंकि पानी है। आप 4 फीट 3 फीट खोदिएगा पानी निकल जाएगा, तो बांस में बहुत पानी चाहिए, तो बांस से बांस, वहां बांस का उपयोग। और बांस का कौन कौन उद्योग खुलेगा? बांस पर पेपर इंडस्ट्री और बांस पर हार्ड एंड बैम्बू इंडस्ट्री। हार्ड एंड बैम्बू ऐसे बनाया जाएगा इंडस्ट्री में, सिस्टम से। ये जो बीम बरगाद है हमारे यहाँ, तो लोहा नहीं होता है, उस पर छत का ढलिया होगा। उन्होंने कहा कि उसका पाइप बनेगा, लोहा में जंग लगेगा, हार्ड एंड बैम्बू में जंग नहीं लगेगा, वाटर सब, उसे फर्नीचर बनेगा। हमारे यहाँ ऊख होता है, ऊख से चीनी बनेगा, उसके उसके जातीय द्रव्य जो निकलेंगे, उससे इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल से बाबा ने कहा कि कुछ सालों के बाद धरती का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तब इथेनॉल पर सारी इंजन चले। ब्राजील में इथेनॉल से इंजन चलता है, बहुत दिन से चलता है। तो और उसके सिट्ठी से क्या बनेगा? पेपर इंडस्ट्री बनेगा। पेपर से क्या बनेगा? कॉपी किताब बनेगा। और उसको लुगदी से क्या बनेगा? खाद बनेगा। आम से हमारे यहाँ बहुत बगीचा है, हाजीपुर एरिया में जाएगा 100 किलोमीटर केले मिलेगा। हर मना आपको मादा पीते हैं, हिंदुस्तान का सबसे स्वादिष्ट टेस्टी आम होता है भागलपुर का जर्दालू, बेस्ट मैंगो ऑफ द वर्ल्ड। वो सब चला जाता है, घर घर चला जाता है। उस पर जाम जेरी जूस का इंडस्ट्री, सैकड़ों इंडस्ट्री खुलेगा, हजारों कलकार, वेराइटीज ऑफ इंडस्ट्री। एक केला से, केला की गुद्दा से जाम जेरी बनेगा, चिप्स बनेगा। और उसके बाद अलावा केला के वो जो लाठी होता है बीच में, उसके रसा से सिल्क से भी बेहतरीन कपड़ा बनेगा। परमानंद दादा यहाँ बैठे हुए हैं, जानते शायद कपड़ा पहने भी है। और उसके जड़ के गुंदा होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, उससे विटामिन के टेबलेट बनेंगे। और पौधा जो फिर इधर ऊपर वाला छिलका तिलका उसको जला के सोडियम सोडा बनेगा, जिससे साबुन बनेगा। साबुन, चावल के भूसी से तेल बनेगा, उस तेल और सोडा मिला के साबुन बनेगा। हम सब चीज अपना बनाएंगे। हमारे यहाँ रुई होता है, हम पटुआ, हमारे यहाँ पटुआ होता है, बेस्ट क्वालिटी के जूट से और तीसी के डंठल के रेशा को मिला के हम कपड़ा बनाएंगे। तो सब चीज हम अपने क्षेत्र बनाएंगे, इसके हजारों कारखाना होंगे। और यह कारखाना कोऑपरेटिव के अंदर, वहां के लोग अपना अपना शेयर देकर कोऑपरेटिव खोलेंगे और उसमें नौकरी होगा। तीसरा पॉइंट है, वहां का इकोनॉमिक प्लानिंग होगा। थर्ड पॉइंट, आर्थिक प्रजातंत्र। तीसरा बिंदु है आर्थिक प्रजातंत्र का, तो वहां जो भी आर्थिक निर्णय होगा, इकोनॉमिक प्लानिंग होगा, एक एक्सपर्ट करें, हमारे इंजीनियर करेंगे, हमारे कृषि वैज्ञानिक करेंगे, हमारे बिजनेस मैनेजमेंट पढ़े हुए एक्सपर्ट करेंगे। ये सारे टीम बैठ के वहां करेंगे, अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा एक बड़ी दर्द की बात, जेल से निकलने के बाद वो कलकत्ता से मितानंद जी को भेज, चूंकि समाज आंदोलन बाबा शुरू कर दिए थे जेल से निकलने। अमिताभ जी खड़े हुए मंच पर, हम लोग हॉल में बैठे थे। उन्होंने कहा कि बाबा कहें कि बिहार चल रहा है, बिहार चल रहा। आप मालूम है कि बाबा के जेल से निकलने के बाद बिहार में एक जातीय दंगा शुरू हो गया था, कुछ लीडरों ने पॉलिटिकल मूवमेंट किया था। तो बाबा का बोले कि बिहार चल रहा, वहां समाज आंदोलन शुरू करो, लोगों बताओ। तो क्या होगा? यह जो दंगा है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आंदोलन, तब राजनीतिक लोगों के नारा में नहीं फंसेंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो बिहार के लोग, लाखों लोग चले जाते हैं पंजाब, अमृतसर, हरियाणा, श्रीनगर, गुजरात चले जाते हैं। कैसे जाते हैं? अपने बहू बेटी वृद्ध माता पिता को छोड़ के। ये यहाँ सुरक्षित रहता है और वो वहां टेंशन में। और जब यहाँ कोई घटना होती, चाहे बीमारी हो जाए या कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाए, तो वहां तनाव में रहता है। 2 चूल्हा जलता है, 2 चूल्हे का खर्चा बढ़ जाता है। और मैं आपको सुनाऊं दर्द की बात, अररिया जिला के सिक्की ब्लॉक, उसी काल में मैंने पेपर में पढ़ा, एक घर की गरीब मोहल्ला में, जिसको आप लोग कहते हैं वहां, जैसे मुसहर लोग का बोला था, इसको मुसहरी जो लिखा कि ये जो गरीब तबका के लोग हैं, इनके मोहल्ला में 5
सदस्य परिवार के मृत पाए गए सवेरे कारण इनके साथ कुछ गुंडों ने, समाज को सामाजिक तत्वों ने इनके साथ दुराचार। ये कौन सुरक्षा देगा इन बच्चों को? जो बच्चा गुल्ली डंडा खेलते रहता है, इसका क्या व्यक्तित्व का विकास नहीं होना चाहिए? क्या ये आइंस्टाइन नहीं बन सकता है? क्या ये भाभा नहीं बन सकता है? क्या ये सियादास नहीं बन सकता है? सारी क्षमता है, आत्मा का प्रकाश उनके अंदर जल रहा है, लेकिन ये शोषक वर्ग के नजर में ये नहीं। उनको लेबर चाहिए, बिहार का, झारखंड का लेबर चाहिए। यहाँ अगर विकास होगा तो उनको लेबर, इसलिए बिहार का, झारखंड का विकास मत करो। बाबा ने कहा ये दर्द भरी बात है, समाज आंदोलन में क्या होगा? यहाँ के लड़के यही काम करेंगे, अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों, परिवार के साथ रहेंगे, इनको सुरक्षा मिलेगा। उस गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे को गार्जियन मिलेगा, उसकी शिक्षा दीक्षा होगी, हर हाथ को रोजगार मिलेगा। मैं कहता हूँ आप हमारे साथ बैठे, हर घर में एसी कार रहेगा, हर घर में बिल्डिंग रहेगा, हर गांव में बेस्ट स्कूल रहेगा जहां हमारे गांव के बच्चे पढ़े। आज सेंट्रलाइज इकोनॉमी है, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है, शहर में लोग आगे जा रहे हैं, गांव सुरक्षित हो। शहर में अपराध बढ़ रहा है और गांव में और सुरक्षा की इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रौढ़ दर्शन में सबका हित हो, सबका कल्याण हो, इसके लिए जो मेधावी है वो अपने क्षेत्र में योजना कमेटी में रहेंगे, आर्थिक विकास कमेटी में रहेंगे, बाहर, और वो कहते हैं इस तरह आर्थिक सुव्यवस्था सबको दी जाएगी, आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी, और हमारा मांग है आर्थिक आजादी। राजनीतिक आजादी धोखा है पूरे विश्व में। 10% युवक अमेरिका में बेरोजगार है। अभी भी फ्रांस में लोगों का एज बढ़ा दिया गया सर्विस में 2 साल। 17 लाख बेरोजगार लड़का पेरिस की सड़कों पर आंदोलन किया। हमारा क्या 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 2 साल बढ़ाते हैं तो हमको तो नौकरी मिलता है रिटायरमेंट के बाद। हम कहा पूरी दुनिया की स्थिति, चाइना की स्थिति, रूस की स्थिति है, दुनिया की सभी देश, इसका निदान है आर्थिक तंत्र। तो तीसरे पॉइंट में है कि योजनाकार होंगे इसी क्षेत्र के सारे एक्सपर्ट, उनको यही नौकरी मिलेगा। और वितरण, उत्पादन और वितरण ये किनके हाथ में रहेगा? क्षेत्रीय कमेटी के हाथ। उत्पादन और वितरण कहाँ गया? पूंजीवाद, पूंजीवाद कहाँ रहा? फिर हम उस पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है उसमें पूंजीवादी शोषण का सर्वनाश छिपा और कल्याणकारी योजना का जय जयकार। और चौथा पॉइंट है, और यहाँ जो टाटा में अपने घर द्वार को, डी डाबर को छोड़ छाड़ के चले हैं आप लोग, अपनी मिट्टी के सुगंध को भूल गए हैं, अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। काका हो, चाचा हो, भैया हो, ये सब गायब है। यह आवाज दादा वो जो भोजपुरिया थाल बजाता होली में आवाज। तो संस्कृति की रक्षा, परंपरागत पुरानी हमारी परंपराएं हैं, मानवीय परंपराएं, साहित्य, संस्कृति, भजन कीर्तन, लोकगीत, लोक संस्कृति है, सब आवाज। तो तीसरा और चौथे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में ही बाबा सेंटेंस लिखे, आर्थिक आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। हमारा क्या नारा रहेगा? राजनीतिक आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, यह नहीं, आर्थिक आजादी के गर्भ में छिपा हुआ है राजनीतिक आजादी। जो आर्थिक सत्ता और शक्ति किसके हाथ में रहेगा? लोकल लोग। किसके हाथ में रहेगा? आर्थिक शक्ति और सत्ता किसके हाथ में? लोकल। पॉलिटिकल पावर तो उसके पैर की धूली। और चौथा पॉइंट है आर्थिक लोकतंत्र का, कि हमारी इन योजनाओं में कहीं भी बाहरी लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं। हमारे यहाँ सारे माल यही के लोग व्यवहार करेंगे जो हमारे पूर्व वक्ता है। हम सभी आवश्यकताओं की वस्तु का
इजाद निर्माण हम अपने ही क्षेत्र में करेंगे, बाहर का एक समान हमारे क्षेत्र बर्दाश्त करेगा कैपिटलिस्टिक सिस्टम। इसीलिए 12 फरवरी 1973 को प्रौढ़ जनदाता को क्या दिया गया, पोटासियम साइनाइड। बाबा ने सीडी मुंशी, उस काल के वो प्रौढ़ के चेयरमैन कहलाते थे, उनको भेजा गया। बाबा से मिलने भी नहीं दिया जाता था। वो कोर्ट में केस थे, मैं प्रौढ़ पर आधारित संगठन का मैं चेयरमैन हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, हमें हम कोर्ट से अनुमति दी जाए, तो मिलने दिया जाए। यह हाल था। तो बाबा उसमें क्या संदेश कहते हैं वो भी आपको सुनाते। बाबा को देखा तो रोने लगे, कलपने लगे। तो बाबा बाबा को उन्होंने कहा, बाबा हम तो अब निकलने जा रहे हैं, समय कौन था मिलने का, तो कुछ संदेश दे। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे बच्चियों से कहना, मिलजुल कर हिम्मत के साथ बुद्धि के साथ काम करना, काम हो जाए, संघ शक्ति करा। और चौथा पॉइंट बाबा कहते हैं कि बाहर के लोगों का किसी तरह का हस्तक्षेप हमारी उत्पादन वितरण योजना में नहीं है। बाबा कहते हैं यह जो आर्थिक लोकतंत्र है, यह किस पर आधारित है, प्रौढ़ दर्शन। प्रौढ़ दर्शन को मानने वाले ही इस आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। कारण प्रौढ़ दर्शन में है, सेकंड प्रिंसिपल में है, देयर शुड बी मैक्सिमम इम्प्रेशन एंड रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंडेन सुप्रामंडेन स्पिरिचुअल वर्ष, अर्थात जो आध्यात्मिक क्षमता का अधिकतम उपयोग करता है, ऐसा जो सद्विप्र होगा वही प्रौढ़ को स्थापित कर। अर्थात यह आर्थिक लोकतंत्र प्रौढ़ पर आधारित यह व्यवस्था है। तो बाबा कहते हैं यह जब धरती पर अवतरित होगा तो मनुष्य का मानसिक आत्मिक विकास का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, जीव जंतु पेड़ पौधों का सबका भला होगा, सबका हित होगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसकी स्थापना होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।